श्याम बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निकले। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी झुकी हुई थी। वह अपना काम खुद कर लेती है, फिर भी उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटखटी है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, श्याम के बेटे निखिल ने बड़े बेरुखी से कहा। श्याम की माँ ने बहुत प्यार से कहा कि बेटा, मैं तो यहाँ दूर बैठी हूँ, नहीं आप उनके सामने मत आना, वो मुझे चिढ़ाते हैं। निखिल ने जोर से डांटते हुए ऐसा कहा। क्या हुआ निखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? श्याम की पत्नी दामिनी ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, निखिल ने रोते हुए कहा। दामिनी ने, माँ जी ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? दामिनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। श्याम की माँ पार्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। श्याम बाजू के कमरे से ही सब सुन रहा था। उसे दुख हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वह असहाय था। अगर कुछ बोलता तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे विरोध करने लगते। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते। चूँकि वो एक प्रशासनिक नागरिक था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक ऊंचे घर से थी। रात को श्याम की पत्नी ने बोला, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी धनधुरा से उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि ये दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। श्याम को रोना आ गया, फिर भी वह चुप रहा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को पार्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट नहीं देना चाहती थी, इसलिए वह हर बात को चुपचाप सह लेती थी। श्याम बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और दूसरी तरफ सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, दूसरी तरफ और माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। एक दिन अपने बेटे से कहा, श्याम बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? श्याम ने आश्चर्य से पूछा। श्याम की पत्नी दामिनी ने कहा, अरे सब गांव वाले तो हैं और तुम्हारी माता जी तो उसी गांव में रहती हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है, पार्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। श्याम जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपने बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार पत्नी और सामान ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वह सुकून का महसूस करने लगा। कई दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब श्याम बहुत छोटा था तब उसके पिताजी जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस के लोग बहुत उत्साहित थे। अमेरिका से श्याम के चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा,
सबने मिलकर उनका स्वागत किया। डॉक्टर रमेश ने पूछा, क्यों श्याम, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं? जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लग रहा, दामिनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने श्याम की ओर देखा तो श्याम ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सच समझ गए और बोले कि कल हम सभी भाभी से मिलने गांव जाएंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव पहुंचे और देखा कि पार्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर आशाएं पड़ी हैं। डॉक्टर रमेश दौड़कर पार्वती के पास आए, उनके पैर छूकर रोने लगे। वाह बेटा श्याम, तुमने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने श्याम को डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, श्याम का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। पार्वती ने बेटे को बचाव किया। मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कठोरता पसंद नहीं आई है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है। डॉक्टर रमेश ने दामिनी की ओर व्यंग से देखा। दामिनी निरुत्तर होकर श्याम को देखने लगी। आज तुम जिस समाज स्तर पर हो वो उन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा श्याम, तुम्हें शायद मालूम नहीं होगा कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिर गए थे, जिसके कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस करबू माँ ने अपनी एक आंख और अपनी बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दे दिया था। इतने सालों तक संघर्ष करके तुमको प्रशासनिक अधिकारी बनाया और इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी है। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका चलेंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर रमेश ने पार्वती से कहा। श्याम को तो कांटों से खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो सीक्रेट बताया, उसके बाद तो श्याम को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ के कदमों में से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। दामिनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पार्वती से आंख मिलाए। पार्वती ने दामिनी की मन की स्थिति को समझकर उसको पूछकराते हुए अपने पास बुलाया और श्याम को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। दामिनी और बच्चों ने पार्वती के पैर पड़ते हुए व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ ने हृदय से सबको माफ़ कर दिया।